Unit 4 My Country. Chapter 11 India, Land and its People. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the various physical features of India, about the ways of living of people in different regions. सीखने का उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे निम्नलिखित बातें सीखेंगे. भारत की विभिन्न भौतिक विशेषताओं के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रहने के तरीके के बारे में. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस पाठ के माध्यम से बच्चे भारत की भौगोलिक विविधताओं और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. बच्चे यह समझेंगे कि कैसे अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण विभिन्न क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीकों से जीवन यापन करते हैं. इससे उन्हें न केवल भारत की विविधता का ज्ञान होगा, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलेगी कि ये भौगोलिक विशेषताएं समाज और संस्कृति को कैसे आकार देती हैं. इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इट्स टोटल एरिया इज 32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर. इट्स पॉपुलेशन इज ओवर 1 बिलियन. Its expanse is 3,200 kilometer from north to south and 2,800 kilometer from east to west. It is the world's 7th largest and second most populous country. India is surrounded by water on 3 sides, the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. The Great Himalayas are to the north of India. India's neighboring countries are Nepal, Bhutan and China in the north, Bangladesh and Myanmar in the east, Pakistan in the west and Sri Lanka in the south. भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है. इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,236 वर्ग किलोमीटर है. इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3,200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2,800 किलोमीटर है. यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है. पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में भारतीय महासागर. भारत के उत्तर में महान हिमालय हैं. भारत के पड़ोसी देश उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में श्रीलंका हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दी गई है. भारत का क्षेत्रफल 32,87,236 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है. इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जो इसे दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में दर्शाती है. भारत की लंबाई 3,200 किलोमीटर और चौड़ाई 2,800 किलोमीटर है. भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो इसके समुद्री व्यापार और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है. पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में भारतीय महासागर भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं. इसके अलावा उत्तर में महान हिमालय हैं, जो इसे ठंडे जलवायु से बचाते हैं और यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पड़ोसी देशों की सूची भी दी गई है, जिससे यह समझा जा सकता है कि भारत का राजनीतिक और आर्थिक संबंध किन देशों से है. इस तरह की जानकारी बच्चों को भारत के भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद करती है. We know that the land of our country is not the same everywhere. It varies from place to place. The land of our country has been divided into 5 major physical regions: the Himalayas, Northern Plains, Deccan Plateau, Thar Desert and the coastal plains. हमें पता है कि हमारे देश की भूमि हर जगह समान नहीं है.
यह स्थान के अनुसार भिन्न होती है। हमारे देश की भूमि को 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालय, उत्तरी मैदान, दक्कन पठार, थार रेगिस्तान और तटीय मैदान। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत की भौगोलिक विविधता कितनी व्यापक है। भारत की भूमि एकरूप नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर इसकी संरचना में परिवर्तन होता है। इसे समझने के लिए हमें भारत की भूमि को 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने की आवश्यकता है। हिमालय, ये भारत के उत्तर में स्थित है और उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ की जलवायु, वन्य जीव और जैव विविधता अद्वितीय है। उत्तरी मैदान, ये क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के मैदानों को शामिल करता है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। दक्कन पठार, यह क्षेत्र भारत के दक्षिण में है और यह अपने उच्च और समतल भूभाग के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु और कृषि पद्धतियाँ अलग हैं। थार रेगिस्तान, यह क्षेत्र पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और इसे रेगिस्तानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर माना जाता है। तटीय मैदान, ये क्षेत्र भारत के समुद्र तटों के निकट स्थित हैं। यहाँ की जलवायु, समुद्री जीवन और कृषि की विशेषताएं भी हैं। इस प्रकार ये 5 क्षेत्र न केवल भारत की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। Let us learn more about these physical features and the ways of living of the people in these regions. आइए इन भौतिक विशेषताओं और इन क्षेत्रों के लोगों के जीवनयापन के तरीकों के बारे में अधिक जानें। 1. The Himalayas. The word Himalayas means the abode of snow. The Himalayas are the highest mountains in the world. They stand like a huge wall all along India's northern frontier. The Himalayas extend from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, covering a distance of about 2,500 kilometers. The Himalayas are made of 3 parallel mountain ranges: the Great Himalayas, Himadri, the Lesser Himalayas, Himachal, and the Lower Himalayas, Shivaliks. शब्द हिमालय का अर्थ है बर्फ का निवास। हिमालय विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। ये भारत के उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार की तरह खड़े हैं। हिमालय जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, जो लगभग 2,500 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बने हैं: महान हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय, हिमाचल और निम्न हिमालय, शिवालिक। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हिमालय पर्वतों का समूह कितना महत्वपूर्ण है। हिमालय शब्द का अर्थ बर्फ के निवास से है, जो दर्शाता है कि यहाँ का पर्यावरण और जलवायु कितनी अद्वितीय है। ये पर्वत न केवल विश्व के सबसे ऊंचे हैं, बल्कि ये भारत के उत्तरी सीमा की रक्षा भी करते हैं। विस्तार: हिमालय का विस्तार जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है। इसकी लंबाई लगभग 2,500 किलोमीटर है, जो विभिन्न प्रकार के जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को उत्पन्न करता है। पर्वत श्रृंखलाएं: हिमालय को 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। महान हिमालय, हिमाद्री, यह सबसे ऊंची और विशाल श्रृंखला है, जिसमें दुनिया के कुछ सर्वोच्च पर्वत स्थित हैं। लघु हिमालय, हिमाचल, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है और यहाँ की जलवायु और वन्यजीव अलग हैं। निम्न हिमालय, शिवालिक, यह श्रृंखला सबसे नीचे है और इसमें हल्की ऊंचाइयां और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार हिमालय न केवल एक भौगोलिक संरचना है,
बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का भी एक अभिन्न हिस्सा है। यह जलवायु को नियंत्रित करने, जल स्रोतों को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The Great Himalayas are the highest of the three ranges. They have very high peaks that are covered with snow throughout the year. Mount Everest, K2, Godwin Austen, Makalu, Dhaulagiri, Kanchenjunga and Nanda Devi are some of the highest peaks of these ranges. Mount Everest is the highest peak in the world. It is 8,848 meters high. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were first men to climb Mount Everest in 1953. Bachendri Pal became the first Indian woman to climb this peak in 1984. Since this part of the Himalayas is very cold, there is hardly any life here. The snow keeps on crawling down very slowly in some places. It forms slow-moving river of ice called glacier. महान हिमालय तीनों श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची है। इनमें बहुत ऊंचे शिखर हैं जो पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन, मकालू, धौलगिरी, कंचनजंगा और नंदा देवी इन श्रृंखलाओं के कुछ सबसे ऊंचे शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। बचेंद्री पाल 1984 में इस शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चूंकि हिमालय का यह भाग बहुत ठंडा है, इसलिए यहाँ जीवन की हार्डली कोई उपस्थिति है। कुछ जगहों पर बर्फ धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। यह धीरे धीरे चलने वाली बर्फ की नदी बनाती है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महान हिमालय के शिखर कितने ऊंचे और बर्फ से ढके हैं। ये पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां भी अनूठी हैं। उच्चतम शिखर। महान हिमालय की ऊंचाई इसे अद्वितीय बनाती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्य प्रमुख शिखरों में K2, मकालू, धौलगिरी, कंचनजंगा और नंदा देवी शामिल हैं। चढ़ाई के रिकॉर्ड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी थे, जिन्होंने 1953 में इस शिखर को पार किया। बचेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। जीव जंतु और ग्लेशियर। इस क्षेत्र की कठोर जलवायु के कारण यहाँ जीवन की उपस्थिति बहुत कम है। बर्फ का धीरे धीरे खिसकना ग्लेशियरों के निर्माण में मदद करता है, जो बर्फ की स्थिर धाराएं होती हैं। इस प्रकार महान हिमालय न केवल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह ग्लेशियर्स और उनके पर्यावरणीय महत्व के कारण भी महत्वपूर्ण है। यह जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों के अध्ययन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The range of the lower Himalayas is the southernmost range of the Himalayas. The height of the mountains is low in this range. That is why they are called hills. These hills are called the northeastern hills. The slopes of the lower Himalayas are called Terai in Uttaranchal and Uttar Pradesh and Doos in Assam and West Bengal. They are covered with dense forests. निचले हिमालय की श्रृंखला हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में पहाड़ों की ऊंचाई कम होती है, इसीलिए इन्हें पहाड़ियों कहा जाता है। इन पहाड़ियों को उत्तर पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है।
निचले हिमालय की ढलानों को उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में तराई और असम तथा पश्चिम बंगाल में डुआर्स कहा जाता है। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि निचले हिमालय हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है, जो अपनी कम ऊंचाई के कारण पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। इसे उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, जो इसकी भौगोलिक विशेषता को दर्शाता है। तराई और डुआर्स जैसे नाम इस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुसार स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। ये क्षेत्रों में घने जंगल होते हैं, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग भी अपने जीवन के लिए इन जंगलों पर निर्भर होते हैं, और यह क्षेत्र स्थानीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डू यू नो कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन दी तेरई इन उत्तराखंड? There are also branches of hills that emerge from the lower Himalayas. The Garo, Khasi, Jantia, Naga and Mizo are the smaller hills in the northeast. The river Brahmaputra flows through some of these hills. क्या आप जानते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में तराई में स्थित है? लोअर हिमालय से निकली पहाड़ियों की शाखाएं भी हैं। गारो, खासी, जैंतिया, नागा और मिजो उत्तर पूर्व में छोटी पहाड़ियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से कुछ पहाड़ियों से होकर बहती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र लोअर हिमालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें छोटी पहाड़ियों की शाखाएं भी शामिल हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, नागा और मिजो। ये पहाड़ियां न केवल भौगोलिक विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि यहाँ की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को भी प्रभावित करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जो इन पहाड़ियों से होकर बहती है, इस क्षेत्र की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी कृषि, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक प्रमुख स्रोत है, जो इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दी अरावली माउंटेन्स, Saptapura and Vindhyachal hills and the eastern and western Ghats are situated in the central and southern parts of the country. अरावली पर्वत, सप्तपुरा और विंध्याचल पहाड़ियां और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट देश के केंद्रीय और दक्षिणी हिस्सों में स्थित हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत की भौगोलिक संरचना में विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, जो उसके केंद्र और दक्षिणी भागों में फैली हुई हैं। अरावली पर्वत, जो भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, पश्चिमी भारत में एक्सटेंड्स करता है और यह एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र भी है। सप्तपुरा और विंध्याचल पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण भारत में फैली हुई हैं, जो न केवल अद्भुत परिदृश्य प्रदान करती हैं, बल्कि यहाँ की समृद्ध पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। Ways of living of the people. The Himalayan region experiences very cold climate in winter and mild in summer. The people in Kashmir wear loose woolen dresses called firans. In Himachal Pradesh and Uttarakhand, people wear long coats called cholas. Women also wear scarves called dhazu. People of the northeast states are Tiawan Biales. They wear different types of dresses. लोगों के जीवन जीने के तरीके। हिमालय क्षेत्र में सर्दियों में बहुत ठंडी जलवायु और गर्मियों में हल्की जलवायु होती है। कश्मीर के लोग ढीले ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिन्हें फिरान कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग लंबे कोट पहनते हैं, जिन्हें चोला कहा जाता है। महिलाएं भी दहजू नामक स्कार्फ पहनती हैं।
उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग जनजातीय होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र का जलवायु कैसे स्थानीय लोगों के कपड़ों पर प्रभाव डालता है। सर्दियों की ठंड से बचने के लिए कश्मीर के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो उनके परंपरागत पहनावे का हिस्सा हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग चोला नामक लंबे कोट पहनते हैं, जो न केवल गर्मी प्रदान करते हैं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी बनाते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले दहजू स्कार्फ भी इस क्षेत्र के परिधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विविधता और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थानीय जलवायु और संस्कृति के अनुसार पहनावा भिन्न होता है, जो कि समाज की पहचान को भी मजबूत करता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains lie just to the south of the Himalayas. They stretch from Punjab in the west to Assam in the east. The east-west length of these plains is about 2,400 kilometers and breadth varies between 240 and 320 kilometers. The soil of these plains has been formed from the particles brought here by a number of rivers. The three big rivers, the Ganga, Sutlej and Brahmaputra flow through these plains. The soil, called alluvial soil, is very fine and fertile. The northern plains are the most fertile region of our country. They are the granary of our country. People grow huge quantity of food grains. For this reason, the northern plains are called the food ball of India. There are many big cities in the northern plains. Some of the big cities situated here are Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata and Guwahati. उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान हिमालय के दक्षिण स्थित हैं। ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। इन मैदानों की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच भिन्न होती है। इन मैदानों की मिट्टी उन कणों से बनी है जो यहाँ कई नदियों द्वारा लाए गए हैं। तीन बड़ी नदियाँ गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र इन मैदानों से होकर बहती हैं। इस मिट्टी को एल्यूवियल मिट्टी कहा जाता है, जो बहुत महीन और उपजाऊ होती है। उत्तर के मैदान हमारे देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं। ये हमारे देश के अन्न भंडार हैं। लोग यहाँ विशाल मात्रा में खाद्य अनाज उगाते हैं। इस कारण उत्तर के मैदानों को भारत का खाद्य कटोरा कहा जाता है। उत्तर के मैदानों में कई बड़े शहर हैं। यहाँ स्थित कुछ बड़े शहर हैं: दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता और गुवाहाटी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उत्तर के मैदान भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में से एक हैं, जो न केवल अपनी विशालता बल्कि अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की मिट्टी, जो एल्यूवियल है, विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए कणों से बनी होती है, जो इसे विशेष रूप से उपजाऊ बनाती है। इस क्षेत्र में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे यहाँ के लोग विशाल मात्रा में खाद्य अनाज पैदा करते हैं। इन मैदानों में कई बड़े और महत्वपूर्ण शहर भी हैं, जो न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी हैं। इस प्रकार उत्तर के मैदान न केवल भारत के लिए खाद्य सुरक्षा का आधार हैं, बल्कि ये शहरीकरण और विकास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Ways of living of people. The main occupation of the people in the northern plains is farming. People in Punjab and Haryana grow wheat and sugar in a huge quantity. The credit for the Green Revolution in India goes to these two states.
People in Punjab love to eat vegetarian dish called sarson ka saag and makki ki roti. People of West Bengal love to eat rice and fish. They are also very fond of sweets like rasgullas, chamcham and sandesh. People of the northern plains also love art, dance and music. Some of the famous dances are Bhangra and Gidda, Punjab, and Nautanki, UP and Bihar. Kajari, Bira and Alha are various forms of music in Uttar Pradesh and Bihar. People wear different dresses in different regions. Kurtalungi and turban, men, salwar kameez dupatta, women, are popular dresses in Punjab. Women in West Bengal wear sari in a stylish way. They tie bunch of keys in their pallus. लोगों के जीवन जीने के तरीके। उत्तर के मैदानों के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ गेहूं और चीनी की विशाल मात्रा में खेती करते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय इन दोनों राज्यों को जाता है। पंजाब के लोग एक शाकाहारी व्यंजन, जिसे सरसों का साग और मक्की की रोटी कहा जाता है, खाने के लिए पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। वे रसगुल्ला, चमचम और संदेश जैसे मिठाइयों के भी बहुत शौकीन होते हैं। उत्तर के मैदानों के लोग कला, नृत्य और संगीत को भी बहुत पसंद करते हैं। कुछ प्रसिद्ध नृत्यों में भांगड़ा और गिद्दा, पंजाब, और नटंकी, उत्तर प्रदेश और बिहार, शामिल हैं। कजरी, बिरहा और अल्हा उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न संगीत रूप हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पंजाब में पुरुषों के लिए कुर्तालुंगी और पगड़ी, जबकि महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता दुपट्टा लोकप्रिय हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं साड़ी को एक स्टाइलिश तरीके से पहनती हैं और अपने पल्लू में चाबियों का गुच्छा बांधती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उत्तर के मैदानों के लोग खेती में लगे हुए हैं, जो उनके जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने भारतीय कृषि में एक नया मोड़ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ की विभिन्न खाद्य पदार्थ और विशेष व्यंजन, जैसे सरसों का साग, मक्की की रोटी और रसगुल्ला, यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसके अलावा कला, नृत्य और संगीत भी उत्तर के मैदानों की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा हैं। यहाँ के विभिन्न नृत्य और संगीत शैलियाँ क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र न केवल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर भी इसकी पहचान बनाती है। 3. The Deccan Plateau. The southern part of our country is roughly triangular in shape. It is surrounded by water on 3 sides. Such type of land is called peninsula. So, southern India is peninsula. It has big plateau called the Deccan Plateau. A plateau is a flat highland on mountain or hill. The Deccan Plateau is the largest of the physical regions of India. It is bounded on the east and west by 2 low mountain ranges called the Eastern Ghats and the Western Ghats. दक्कन का पठार। हमारे देश का दक्षिणी भाग लगभग त्रिकोणीय आकार में है। यह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे प्रकार की भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है। इसमें एक बड़ा पठार है, जिसे डेक्कन पठार कहा जाता है। पठार एक उच्च भूमि होती है जो पहाड़ या पहाड़ी पर होती है। डेक्कन पठार भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। यह पूर्व और पश्चिम में 2 निम्न पर्वत श्रृंखलाओं, जिसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहा जाता है, से घिरा हुआ है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दक्षिण भारत का भूगोल कैसा है और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्यों कहलाता है।
यह क्षेत्र त्रिकोणीय आकार में होने के कारण तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, जो इसे एक विशेष भौगोलिक पहचान देता है। डेक्कन पठार का उल्लेख यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की भूभागीय संरचना में उच्च भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों का उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि यह क्षेत्र पर्वतीय श्रृंखलाओं से भी घिरा हुआ है, जो इसकी जलवायु और पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालते हैं। Most of the land of the Deccan Plateau is rocky and uneven. It is good for growing cotton, oilseeds, grapes and sugarcane. Rivers such as the Krishna, Kaveri, Godavari, Tapi, Narmada and Mahandi start from this plateau. Dams have been constructed on these rivers. Nagarjun Sagar, Krishna, Kakrapara, Tapi, Jayakwadi, Godavari and Hirakud, Mahandi dams have been built to generate electricity. There are also huge deposits of coal, iron, manganese, mica and diamond. Because of its richness in minerals, the Deccan Plateau is often called the storehouse of minerals. There are many big cities and beautiful hill stations in the Deccan Plateau. Cities such as Hyderabad, Nagpur, Pune, Bangalore and Vijayawada are located in the Deccan Plateau. The famous hill stations in the Deccan Plateau are Ooty, Uttarakhand and Kodaikanal. डेक्कन पठार की अधिकांश भूमि चट्टानी और रसमान है। यह कपास, तेल के बीज, अंगूर और गन्ना उगाने के लिए उपयुक्त है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, नर्मदा और महानदी जैसी नदियां इस पठार से निकलती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बिजली पैदा करने के लिए कृष्णा पर नागार्जुन सागर, तापी पर काकरापारा, गोदावरी पर जयकवाड़ी और महानदी पर हीराकुद बांध बनाए गए हैं। यहाँ कोयला, लोहे, मैंगनीज, मिका और हीरे के विशाल भंडार भी हैं। खनिजों में इसकी समृद्धता के कारण डेक्कन पठार को अक्सर खनिजों का भंडार कहा जाता है। डेक्कन पठार में कई बड़े शहर और खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन हैं। यहाँ हैदराबाद, नागपुर, पुणे, बैंगलोर और विजयवाड़ा जैसे शहर स्थित हैं। डेक्कन पठार के प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशनों में ऊटी, ऊटाकामुंड और कोडाईकनाल शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डेक्कन पठार की भौगोलिक और आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। पठार की चट्टानी और रसमान भूमि इसके कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जहां कपास और गन्ने जैसी फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ की नदियों का उल्लेख यह दर्शाता है कि जल संसाधन भी इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता हैं, जिन पर बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाए गए हैं। खनिजों के विशाल भंडार इस पठार को औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं और इसे खनिजों का भंडार के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के बड़े शहरों और पहाड़ी स्टेशनों का उल्लेख इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को उजागर करता है। इस प्रकार डेक्कन पठार की समृद्धि और विविधता के बारे में यह जानकारी हमें इसके भौगोलिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक करती है। Ways of living of the people. The main occupation of the people in the plateau region is farming. Many people also work in mines. People eat different kinds of food in different states. Bhelpuri, Pav Bhaji and Shrikhand are special dishes of Maharashtra. People of Tamil Nadu love to eat idli dosa, sambar, rassam and upma. People of this region are fond of dances and dramas. Some of the famous dances are Odissi, Orissa, Kuchipudi, Andhra Pradesh, Kathkali, Mohiniyattam and Thullal, Kerala, and Bharatnatyam, Kolattam and Thirukuttu, Tamil Nadu. The Rath Yatra, Orissa, Onam, Kerala, and Pongal, Tamil Nadu, are famous festivals of this region.
People of this region wear different dresses. Men of Karnataka wear lungi shirt and put long scarf on their shoulders called angostra. Women of Andhra Pradesh wear colorful and beautiful saris called panchampalli. लोगों के जीवन जीने के तरीके। पठार क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। कई लोग खदानों में भी काम करते हैं। विभिन्न राज्यों में लोग अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। महाराष्ट्र की विशेष डिशेस में भेलपुरी, पाव भाजी और श्रीखंड शामिल हैं। तमिलनाडु के लोग इडली डोसा, सांभर, रसम और उपमा खाना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र के लोग नृत्य और नाटकों के प्रति भी रुचि रखते हैं। कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं ओडिसी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, मोहिनीअट्टम और थुल्लाल, केरल तथा भरतनाट्यम, कोलट्टम और थेरुकुट्टू, तमिलनाडु। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध त्योहारों में रथ यात्रा, उड़ीसा, ओणम, केरल और पोंगल, तमिलनाडु शामिल हैं। इस क्षेत्र के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कर्नाटक के पुरुष लुंगी शर्ट पहनते हैं और अपने कंधों पर एक लंबा स्कार्फ पहनते हैं, जिसे अंगोस्त्रा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की महिलाएं रंग-बिरंगे और सुंदर साड़ी पहनती हैं, जिन्हें पंचमपल्ली कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पठार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, खाद्य आदतें, रीति, त्योहार और पहनावा किस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। खेती इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि यहाँ के जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा है। विभिन्न राज्यों की विशेष डिशेस और खाद्य प्राथमिकताएं क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। नृत्य और नाटक भी इस क्षेत्र की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां विभिन्न शैलियों और प्रस्तुतियों की विविधता है। इसके अलावा यहाँ के त्योहार लोगों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं और सामुदायिक एकता को बढ़ाते हैं। अंत में कपड़ों का विभिन्नता यह दिखाता है कि कैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक लोगों की वेशभूषा को प्रभावित करते हैं, जिससे पठार क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय मिलता है। 4 ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द थार डेजर्ट, also known as the Great Indian Desert, lies southwest of the northern plains. It stretches from the Aravalli Hills in the southeast to the northwest, touching the border of Pakistan. It is about 500 km long and about 100 to 300 km wide. Most part of Rajasthan lies in this desert. The desert is very hot, dry and sandy. There is very little or no rain and also there is no permanent river except the Luni. At some places, the desert has small hills of sand called sand dunes. Sand dunes do not stay at one place. They move along with the strong winds. The climate of the Thar desert is of extreme type. It is very hot in the summer and very cold in the winter. महान भारतीय रेगिस्तान। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व में अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है, जो पाकिस्तान की सीमा को छूता है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 100 से 300 किलोमीटर है। इस रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में है। रेगिस्तान बहुत गर्म, सूखा और बालू वाला है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल नहीं होती है और केवल लूनी नदी ही एक स्थायी नदी है। कुछ स्थानों पर रेगिस्तान में बालू की छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें बालू के टीलों, सैंड ड्यून्स के रूप में जाना जाता है। ये बालू के टीले एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, बल्कि तेज हवाओं के साथ चलते रहते हैं। थार रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक प्रकार की होती है।
गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंड। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि थार रेगिस्तान की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और विशेषताएं क्या है। थार रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम उत्तरी मैदानों के पास स्थित है और इसकी विस्तारित भौगोलिक रेखा इसे एक विशेष क्षेत्र बनाती है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को छूती है। यहाँ की जलवायु चरम होती है, जिसमें गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ठंडक का अनुभव होता है। वर्षा की कमी और स्थायी नदियों का अभाव इसे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। बालू के टीले इस रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण विशेषता हैं, जो हमेशा गतिशील रहते हैं और यहाँ के मौसम की चुनौतियों को दर्शाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र न केवल भूगोल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय लोगों की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, जो इस शुष्क और कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं। Some places in the Thar Desert have water springs. People grow date palms, jowar and bajra near these springs. Such green areas in the desert are called oases, singular oases. People usually build their houses near the oases. However, the land surface of the Thar Desert has been changed due to the construction of the Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal. The canal brings water from the Sutlej River to the desert. Therefore, farmers now grow wheat, maize and millet in big way. It is because of this canal that Suratgarh near Ganganagar has become the largest wheat farm of India. The major cities of the Thar Desert are Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Ganganagar, Chittor and Suratgarh. These cities are famous for huge forts and buildings. थार रेगिस्तान के कुछ स्थानों पर पानी के झरने होते हैं। लोग इन झरनों के पास खजूर के पेड़, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। रेगिस्तान में ऐसे हरे भरे क्षेत्र को ओएसिस, एक्वचिनोएसिस कहा जाता है। लोग आम तौर पर ओएसिस के पास अपने घर बनाते हैं। हालांकि थार रेगिस्तान की भूमि की सतह में राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के कारण परिवर्तन हुआ है। यह नहर सतलज नदी से पानी लाती है। इसलिए किसान अब बड़े पैमाने पर गेहूं, मक्का और बाजरा उगाते हैं। इसी नहर के कारण गंगानगर के पास सुकरातगढ़ भारत का सबसे बड़ा गेहूं का खेत बन गया है। थार रेगिस्तान के प्रमुख शहर हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चित्तौड़ और सुकरातगढ़। ये शहर विशाल किलों और इमारतों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि थार रेगिस्तान के हरे भरे क्षेत्रों और वहां की कृषि प्रथाओं के बारे में। यहाँ पानी के झरनों के आसपास के हरे क्षेत्रों को ओएसिस के रूप में जाना जाता है, जहाँ लोग खजूर, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ओएसिस रेगिस्तान में जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि ये स्थान पानी और भोजन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। राजस्थान नहर के निर्माण ने इस क्षेत्र की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे किसान अब गेहूं, मक्का और बाजरा जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर उगा सकते हैं। इस नहर की वजह से गंगानगर के पास सुकरातगढ़ भारत का सबसे बड़ा गेहूं का खेत बन गया है, जो यह दर्शाता है कि कैसे जल संसाधनों का प्रबंधन कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा थार रेगिस्तान के प्रमुख शहर जैसे जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक किलों और इमारतों के लिए जाने जाते हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करते हैं। Ways of living of the people. People living in the desert are called nomads or gypsies. They do not stay at one place. They keep on changing their places in search of their livelihood. They use camels for traveling. That is why
The camel is called the ship of the desert. People in the desert lead tough life. The people of the Thar desert wear colorful clothes. Men wear dhoti kurta and a special type of turban. Women wear lehenga blouse and chunri. Tej and Gangaur are the most important festivals in the desert region. People of Rajasthan love to eat dal bati. लोगों के जीवन जीने के तरीके। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को खानाबदोश या जिप्सी कहा जाता है। वे एक जगह पर नहीं रहते। वे अपनी आजीविका की तलाश में अपने स्थान बदलते रहते हैं। वे यात्रा के लिए ऊंट का उपयोग करते हैं। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में लोग कठिन जीवन जीते हैं। थार रेगिस्तान के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। पुरुष धोती कुर्ता और एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं लहंगा ब्लाउज और चुनरी पहनती हैं। तीज और गणगौर रेगिस्तानी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। राजस्थान के लोग दाल बाटी खाना पसंद करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में। घुमंतु लोग स्थायी निवास नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। ऊंटों का उपयोग उनकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में चलने में सक्षम होते हैं। इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो उनकी यात्रा की सरलता को दर्शाता है। रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है, जिसमें पानी, भोजन और आवास की कमी होती है। थार रेगिस्तान के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनते हैं। पुरुष धोती कुर्ता और विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लहंगा चोली और चुनरी पहनती हैं। तीज और गंगौर जैसे त्योहार इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के लोग दाल बाटी खाना पसंद करते हैं, जो उनकी संस्कृति और खानपान की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कठिनाइयों के बावजूद ये लोग अपने समुदाय और संस्कृति को बनाए रखते हैं, जो उनकी जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाता है। घुमंतु जीवन शैली में अनुकूलता और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, जिससे ये लोग रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में जीने में सक्षम होते हैं। 5. The coastal plains. You know that our country is surrounded by water on 3 sides. So, it has long coastline of about 6,000 kilometers. It starts in the state of Gujarat in the north and moves southwards along the western borders of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and reaches Kanyakumari, the southernmost tip of mainland of India. Then the coast covers the eastern borders of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal. The land is plain and even all along the coastline. The coastal plain has been divided into 2 parts, the western coastal plain and the eastern coastal plain. तटीय मैदान। आप जानते हैं कि हमारा देश 3 दिशाओं में पानी से घिरा हुआ है। इसलिए इसकी लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यह तटरेखा उत्तर में गुजरात राज्य से शुरू होती है और दक्षिण की ओर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के पश्चिमी किनारों से होते हुए भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक पहुंचती है। फिर यह तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी किनारों को कवर करता है। तटरेखा के साथ जमीन समतल और समान है। इस तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत की तटीय रेखा कितनी महत्वपूर्ण और विस्तृत है। तटरेखा का विस्तार गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जो विभिन्न राज्यों के समुद्र से सटे क्षेत्रों को जोड़ता है।
यह क्षेत्र भूगोल और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ समुद्री व्यापार और गतिविधियाँ होती हैं। तटरेखा के साथ स्थित मैदान समतल होते हैं, जिससे खेती और अन्य गतिविधियाँ आसानी से की जा सकती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। The western coastal plain along the Arabian Sea includes the coasts of Gujarat, Konkan and the Malabar. There are many ports all along the western coastal plain. Some of the big ports are Kandala, Mumbai, Mangalore and Kochi. The Malabar coast remains green throughout the year. The land is suitable for growing spices. So, the Malabar coast is also called the land of spices. Mumbai, India's biggest and busiest port, is situated on the Konkan coast. अरब सागर के साथ पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात, कोंकण और मालाबार के तट शामिल हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के साथ कई बंदरगाह हैं। कुछ बड़े बंदरगाह कांडला, मुंबई, मैंगलोर और कोच्चि हैं। मालाबार तट पूरे वर्ष हरा भरा रहता है। यह भूमि मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए मालाबार तट को मसालों की भूमि भी कहा जाता है। मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, कोंकण तट पर स्थित है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान विशेष रूप से अरब सागर के किनारे व्यापार और कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जो भारत के समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र हैं। कोंकण और मालाबार तट की विशेषताएं अलग-अलग हैं, जहां कोंकण तट मुंबई जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र का घर है और मालाबार तट मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट की जलवायु और उपजाऊ भूमि यहां मसालों की खेती को बढ़ावा देती है, जो इसे मसालों का प्रमुख क्षेत्र बनाती है। The eastern coastal plain includes the northern Circus and the Coromandel coast. The eastern coastal plain is narrower than the western coastal plain. Many big rivers flow through the eastern coastal plain. The rivers like the Kaveri, Krishna and Mahandi form deltas at their mouths. People grow 3 crops of rice in these deltas a year. The delta of the Mahandi is often called the rice ball of India. The main ports of the eastern coastal plain are Chennai, Visakhapatnam, Paradeep and Kolkata. पूर्वी तटीय मैदान में नॉर्दर्न सिरकार्स और कोरोमंडल तट शामिल हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में संकरा है। कई बड़ी नदियां इस मैदान से होकर बहती हैं। कावेरी, कृष्णा और महानदी जैसी नदियां अपने मुख पर डेल्टा बनाती हैं। इन डेल्टाओं में लोग साल में 3 बार चावल की फसल उगाते हैं। महानदी का डेल्टा अक्सर भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के मुख्य बंदरगाह चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पूर्वी तटीय मैदान कैसे नदियों और उनके डेल्टाओं के कारण कृषि के लिए समृद्ध और उपजाऊ है। यहाँ की नदियाँ जैसे कावेरी, कृष्णा और महानदी डेल्टा बनाती हैं, जो चावल की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिससे इसे भारत के चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाह समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। Ways of living of the people. The main occupation of the people in the Gujarat coast is farming. They grow crops like cotton, groundnut and tobacco. Gujarat is the biggest producer of cotton and groundnut in India.
Gujarat is also a leading state in the milk production. Anand Dairy is famous for Amul butter. Gujarat has many textile mills at Ahmedabad, Vadodara and Surat. People of Gujarat love to eat puris, rice, curd and pickles. Dhokla is their special dish. Garba dance of Gujarat is famous all over India. लोगों के जीवन जीने के तरीके। गुजरात के तटीय क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। वे कपास, मूंगफली और तंबाकू जैसी फसलें उगाते हैं। गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह राज्य दूध उत्पादन में भी अग्रणी है। आनंद डेयरी अपने अमूल मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में कई वस्त्र मिले हैं। गुजरात के लोग पूरी, चावल, दही और अचार खाना पसंद करते हैं। ढोकला उनकी विशेष डिश है। गुजरात का गरबा नृत्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गुजरात तटीय क्षेत्र के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं, जहां कपास, मूंगफली और तंबाकू की खेती व्यापक रूप से होती है। इसके अलावा गुजरात दूध उत्पादन में भी अग्रणी है और आनंद डेयरी का अमूल मक्खन इसकी पहचान है। राज्य के प्रमुख शहरों में वस्त्र उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में कपड़ा मिलें स्थित हैं। गुजरात के पारंपरिक व्यंजन जैसे ढोकला और उनकी भोजन शैली, जिसमें पूरी, चावल, दही और अचार शामिल हैं, स्थानीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। साथ ही गरबा नृत्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो पूरे देश में लोकप्रिय है। People of Goa are educated. They mostly work in offices. There are many beautiful beaches in Goa. The most famous are as Kolva and Vegeta. Goa is also called the land of churches. The Saint Xavier Church, Saint Cathedral Church and ACC Church are worth seeing. In Maharashtra, men wear dhoti kurta and white caps. Women wear very long sari in special way. Mumbai is the main film center of India. It is called the Bollywood of India. Shrikhand, Pav Bhaji and Vada Pav are special dishes of Maharashtra. गोवा के लोग शिक्षित हैं और अधिकांश लोग कार्यालयों में काम करते हैं। गोवा में कई सुंदर समुद्र तट हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं कोलवा और वेगाटोर। गोवा को चर्चों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख चर्च जैसे सेंट जेवियर चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च और असिसी चर्च देखने योग्य हैं। महाराष्ट्र में पुरुष धोती कुर्ता और सफेद टोपी पहनते हैं। महिलाएं एक विशेष शैली में बहुत लंबी साड़ी पहनती हैं। मुंबई भारत का प्रमुख फिल्म केंद्र है, जिसे भारत का बॉलीवुड कहा जाता है। श्रीखंड, पाव भाजी और वड़ा पाव महाराष्ट्र की विशेष डिश हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गोवा के लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यादातर कार्यालयों में काम करते हैं और यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट जैसे कोलवा और वेगाटोर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। गोवा को चर्चों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के चर्च विशेष महत्व रखते हैं, जिनमें सेंट जेवियर चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च और असिसी चर्च प्रमुख हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में पारंपरिक पहनावे में पुरुष धोती कुर्ता और सफेद टोपी पहनते हैं, जबकि महिलाएं अपनी विशेष शैली में लंबी साड़ी पहनती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, भारत का प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र है, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। यहाँ के भोजन में श्रीखंड, पाव भाजी और वड़ा पाव लोकप्रिय हैं, जो स्थानीय संस्कृति का हिस्सा हैं। Islands. India has two groups of islands. One of them is located in the Bay of Bengal.
This group has the Andaman and Nicobar Islands. The second group is located in the Arabian Sea. It has the Lakshadweep Islands. द्वीप। भारत के पास दो द्वीप समूह हैं। इनमें से एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल हैं। दूसरा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जिसमें लक्षद्वीप द्वीप शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत के पास दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। ये द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा समूह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप है, जो छोटे छोटे कोरल द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप अपनी सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पर्यटन भी एक प्रमुख उद्योग है। दोनों द्वीप समूह भारत के भौगोलिक विस्तार और प्राकृतिक संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Andaman and Nicobar Islands are a group of about 300 islands. The climate of these islands is pleasant. There are dense forests. The main occupation of the people is fishing. There are many cottage industries where wooden articles are made. India's southernmost point, called the Indira Point, is located in the Andaman Islands. Port Blair is the capital of these islands. अंडमान और निकोबार द्वीप लगभग 300 द्वीपों का एक समूह है। इन द्वीपों का जलवायु सुखद होता है। यहाँ घने जंगल हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। कई कुटीर उद्योग हैं, जहाँ लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, अंडमान द्वीपों में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर इन द्वीपों की राजधानी है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 300 द्वीपों का एक बड़ा समूह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनुकूल जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ घने जंगल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण वन क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना है, क्योंकि द्वीपों की स्थिति समुद्र के करीब है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों में लकड़ी के सुंदर उत्पाद बनाए जाते हैं, जो इन द्वीपों की खास पहचान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, अंडमान द्वीप में स्थित है, जो इसे भारत का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। पोर्ट ब्लेयर, जो इन द्वीपों की राजधानी है, यहाँ का प्रमुख शहर है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 36 आइलैंड्स। These islands are made of coral. Coral is the skeleton of Dead Sea animals. Kavratti is the capital of the Lakshadweep Islands. लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। प्रवाल मृत समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लक्षद्वीप भारत के प्रमुख द्वीप समूहों में से एक है, जो लगभग 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल से हुआ है, जो समुद्री जीवों के मृत कंकालों से बनता है। यह द्वीपसमूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। To remember, India is located in the continent of Asia. India is the world's 7th largest and second most populous country. India has been divided into 5 physical regions: the Himalayas, Northern Plains, Deccan Plateau, Thar Desert and the coastal plains. Mount Everest is the highest peak in the world. The Northern Plains are called the food ball of India. The Deccan Plateau is called the storehouse of minerals. The people in the Thar Desert lead very tough life. India has 2 groups of islands, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. याद रखने के महत्वपूर्ण बिंदु।
भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत को 5 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: हिमालय, उत्तरी मैदान, डेक्कन पठार, थार रेगिस्तान और तटीय मैदान। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी मैदानों को भारत का खाद्य कटोरा कहा जाता है। डेक्कन पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। थार रेगिस्तान में लोग बहुत कठिन जीवन जीते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत, जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, अपनी भौगोलिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भारत को भौतिक रूप से 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हिमालय की ऊंची पहाड़ियां, उर्वर उत्तरी मैदान, खनिज समृद्ध डेक्कन पठार, कठोर थार रेगिस्तान और विस्तृत तटीय मैदान शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय का हिस्सा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी मैदानों को उनके कृषि उत्पादन के कारण भारत का खाद्य कटोरा कहा जाता है, जबकि डेक्कन पठार को इसके खनिज संसाधनों के लिए खनिजों का भंडार कहा जाता है। थार रेगिस्तान में जीवन कठिन है। इसके अलावा भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, जो देश के भूगोल की विविधता को और बढ़ाते हैं।